इकरा कुरान का सबसे पहला वर्ड, इसका मतलब होता है पढ़ो। लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान पढ़ाई से कहीं दूर जा चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। अब अगर उनका लिटरेसी रेट देखा जाए तो 42.7% ऐसे मुस्लिम हैं जो इलिटरेट हैं, ना उन्हें पढ़ना आता है और ना ही लिखना। इसके अलावा जो बाकी माइनॉरिटीज हैं जैसे क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैन, ये सब मुस्लिम के कंपैरिजन में बहुत कम है, जबकि लिटरेसी के मामले में कहीं आगे, जिसमें जैन 13.57% अनपढ़ हैं, क्रिश्चियन 25.65%, सिख 32.49%, बौद्ध 28.16% इलिटरेट हैं, यानी अनपढ़ हैं। और इसमें भी अगर जेंडर वाइज देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल सबसे ज्यादा 48.1% इलिटरेट है और सबसे कम जैन रिलीजन में 15.07% फीमेल अनपढ़ हैं। आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम एजुकेशन पर डिटेल में बात करेंगे और कई अलग अलग डेटा को एनालाइज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेशन से इतनी दूर जा चुकी है, उसके पीछे का रीजन क्या है और उन्हें वापस से कैसे एजुकेशन की तरफ लाया जा सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इससे फायदा यह होगा कि यूट्यूब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा और आपके जरिए कई लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। और आप भी इस वीडियो को पूरी देखें बगैर स्किप किए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक। आज एक बहुत खूबसूरत वीडियो है जिस पे हमने रिएक्ट करना है और जिसका उन्वान है कि मुसलमानों के यहाँ एजुकेशन, तालीम क्या अहमियत रखती है और इस वक्त मुसलमान एजुकेशन के एतबार से किस पोजीशन पर हैं, कहाँ हैं वो। उनके यहाँ एजुकेशन उतनी ही अहमियत रखती है जितनी इस्लाम ने उन्हें कहा है और किस हद तक मुसलमान इसको फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर वीडियो जो है वो इंडिया के मुसलमानों के बारे में है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला जो है वो इंडियन है, तो उसने रिसर्च अपनी तकरीबन सारी की सारी इंडियन मुस्लिम पर की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट को टच करना चाहूंगा। अक्सर लोग कहा करते हैं मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, वो अपने रिलीजन को बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, अपने नबी की हर एक बात को सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अब उनके इस क्लेम को एजुकेशन के साथ मर्ज करके देखते हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 224, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। तिरमिजी हदीस नंबर 2646, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं जो कोई इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देगा। शुअब अल ईमान हदीस नंबर 1650 में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहते हैं इल्म हासिल करो और दूसरों को सिखाओ। इसी तरह एजुकेशन को लेकर एक नहीं बल्कि कई और हदीस आपको मिल जाएंगी जो मुसलमान को एजुकेशन के लिए इनकरेज करती है। बावजूद इसके 42.7% मुस्लिम अनपढ़ हैं। ऐसे में वो क्लेम मुस्लिम अपने रिलीजन को स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और अपने नबी की सारी बातें मानते हैं, यह बात एजुकेशन के मामले में मुसलमानों के साथ फिट नहीं बैठती है। अब आते हैं टॉपिक पर और सबसे पहले समझते हैं कि एजुकेशन है क्या। और इसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसकी मदद से आप खुद की पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। बगैर एजुकेशन इस दुनिया में किसी को भी एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल सकता। एजुकेशन एक ऐसा सोर्स भी है जिसकी मदद से कमजोर, उत्पीड़न झेल रही सोसाइटी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की तरफ मूव कर गई। अब अगर इसे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इंसान का कैरेक्टर, उसका नेचर इंप्रूव करने का एक सोर्स भी है। अब इन सारी चीजों को आज की मुस्लिम कम्युनिटी पर अप्लाई करें तो आज के मुस्लिम के पास उनका अपना कोई प्रॉपर पाथ नहीं। मुस्लिम के पास पोटेंशियल तो है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं। मुस्लिम के पास उनका अपना कोई डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर। आज के मुस्लिम का नेचर किस कदर गंदा हो चुका है, इसे समझने के लिए एक इंसिडेंट के बारे में आपको बताना चाहूंगा जो खुद मेरे फादर के सामने हुआ था। उन्होंने बताया एक दिन वो एक पान की दुकान पर पान लेने के लिए खड़े थे जो कि एक नॉन मुस्लिम की थी और वो पान वाला अपने किसी साथी से एक लड़के की खूब तारीफ कर रहा था, वो उसकी ईमानदारी की मिसाल बता रहा था और भी कई अच्छी अच्छी चीजें वो उसे बता रहा था। एंड लास्ट में कहता है वो लड़का इतना अच्छा है कि पता ही नहीं चलता कि वो मुसलमान है। ये एक लाइन इतनी गहरी है जो आज के मुसलमान के गंदे नेचर को डिफाइन करती है, क्योंकि आज के मुसलमान का नेचर बिल्कुल भी
अच्छा नहीं है। और इन सब की वजह सिर्फ एक है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है। इंडिया में मुस्लिम ही हैं जो सबसे ज्यादा अनपढ़ हैं। अब आपको एक डेटा बताता हूं। इंडियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए एक कमेटी बनाई जिसे सच्चर कमेटी कहा जाता है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में मुस्लिम कम्युनिटी की पहुंच काफी कम है। एजुकेशन के मामले में वो SC, ST और OBC कम्युनिटी से भी बदतर हालत में है। और जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे मुसलमानों का एनरोलमेंट डिक्रीज होता है। रिपोर्ट में यह भी पता चला कि 6 से 14 साल के एज ग्रुप के 1/4 बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या वो स्कूल छोड़ चुके हैं। 17 साल से कम उम्र के मुस्लिम बच्चों की मैट्रिक तक एजुकेशनल अटेंडमेंट सिर्फ 17% है, जबकि नेशनल एवरेज 26% है। सेम इसी तरह मिडिल स्कूलिंग करने वाले मुस्लिम बच्चों में 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, जबकि नेशनल एवरेज 62% है। एक दूसरी रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो GAR में मुसलमान अच्छी कंडीशन में नहीं। SC कम्युनिटी का GAR है 101, ST का 102, जबकि मुस्लिम का 100। अपर प्राइमरी लेवल पर आते हैं तो सेम यही हाल। सेकेंडरी लेवल पर आते हैं तो हालात और खराब, 71.9%। इसी तरह कम होते होते सीनियर सेकेंडरी में पहुंचते हैं तो GAR होता है 14.5%, जबकि हायर एजुकेशन में मुस्लिम स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है सिर्फ 4.4%। एजुकेशन के मामले में मुस्लिम कम्युनिटी कितनी पीछे है ये आप समझ गए होंगे, और इसे जस्टिफाई करने के लिए बड़ी आसानी से कह दिया जाता है मुसलमान पढ़ते लिखते ही नहीं। हालांकि एक सच्चाई आपको बताऊं तो ऐसा कौन सा बाप होगा जो खुद ना पढ़ने की वजह से D ग्रेड की जॉब करता हो और वो ये सोच रखता हो कि उसका बेटा भी वही करे। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बाप अपने बेटे के लिए ऐसी सोच रखता हो, क्योंकि बाप हमेशा यही सोचता है बेटा पढ़ लिख के सुकून की जिंदगी गुजारे। ये उनकी सोच है, जबकि रियलिटी ये है कि बेटा पढ़ता ही नहीं, जबकि रियलिटी ये है कि बाप पढ़ा ही नहीं पाता क्योंकि फाइनेंशियली कमजोर है, जबकि रियलिटी ये है कि वो पढ़े कहां, स्कूल कॉलेज भी तो नहीं है। और यही सच है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर मुसलमानों ने मुसलमानों के एजुकेशन के लिए किया क्या है, और इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। एक बड़ी फेमस कहावत है, सोना चांदी पैसा दान में देने से कहीं बेहतर है कि आप उसे ज्ञान दे दीजिए। अरब से इस्लाम निकलता है और तेजी से पूरी दुनिया में फैलना शुरू होता है, साथ ही साथ इंडिया में भी पहुंचता है। मुस्लिम रूलर इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए कुरान और हदीस पर बेस्ड एक नए एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत करते हैं, जिसे बेसिकली इस्लामिक एजुकेशन कहा जाता है। मकतब बनवाते हैं, मदरसे बनवाते हैं, मस्जिदें बनती हैं, और इस तरह भारत में मुसलमानों के एजुकेशन की शुरुआत होती है। मुगल पीरियड से पहले फिरोज शाह तुगलक और सुल्तान सिकंदर मुसलमानों के एजुकेशन के लिए अच्छा काम करते हैं। हालांकि अब तक मुस्लिम के लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन ही होता है। अब आता है मुगल पीरियड। बादशाह अकबर और बादशाह औरंगजेब मुस्लिम एजुकेशन को एक नया शेप देते हैं और इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम को सेक्युलर एजुकेशन में बदल देते हैं। औरंगजेब अनगिनत स्कूल और कॉलेज बनवाते हैं, एक फेमस मदरसा फरंगी महल भी बनता है। और इसी बीच 1707 में बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू होता है। साथ ही साथ मुस्लिम एजुकेशन भी तेजी से नीचे की तरफ जाती है। पैसे की कमी की वजह से कई कॉलेज बंद हो जाते हैं। हालांकि एजुकेशन सिस्टम सेक्युलर जरूर था, लेकिन अभी भी मैक्सिमम मुस्लिम इस्लामिक एजुकेशन को ही ज्यादा प्रेफर करते थे। मुगल एम्पायर कमजोर होता गया और 1757 में इंडिया ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला जाता है। साथ ही साथ मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम भी अंग्रेज कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और यहां पर जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं वो ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज को अपने रिलीजन और अपने कल्चर के लिए एक थ्रेट मानते हैं। मुसलमान भी इंग्लिश को एक ट्रैप समझते हैं कि अंग्रेज उन्हें इंग्लिश पढ़ाकर ईसाई बना देंगे, और ये पहला पॉइंट होता है जिससे मुसलमान एजुकेशन के मामले में बाकी कम्युनिटी से पीछे चला जाता है। साथ ही साथ अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को भी खो देते हैं। गवर्नमेंट नेटिव स्कूल को फाइनेंशियली सपोर्ट देना बंद कर देती है और यहां पर मुसलमान एजुकेशन से
और दूर चला जाता है। हालांकि अंग्रेज मुसलमानों को वापस से एजुकेशन की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। सर विलियम हंटर की चेयरमैनशिप में इंडियन एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया जाता है और मुस्लिम लिटरेसी को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन, मुस्लिम टीचर जैसे कई अलग अलग सजेशन भी देते हैं। लेकिन अभी भी मुसलमानों में वही डर बना होता है। वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस फेथ को बर्बाद कर देगी और मुसलमान खुद को अभी भी वेस्टर्न एजुकेशन से दूर रखता है। अंग्रेज मुसलमान के इस मेंटेलिटी से काफी चिढ़ते हैं। इसी बीच 1857 का विद्रोह होता है। अंग्रेज मुसलमानों को इस विद्रोह का जिम्मेदार ठहराते हैं। कई मुस्लिम फैमिलीज पर अटैक किए जाते हैं, उन्हें हैरेस किया जाता है और जानबूझकर मुसलमानों को सिविल सर्विस से भी बाहर रखा जाता है। अंग्रेज की सिलेक्टिव पॉलिसी की वजह से मुसलमान बद से बदतर हालात में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। पुराने सभी बड़े मदरसे या तो बंद हो चुके होते हैं या फिर बिल्कुल खस्ता हाल होते हैं। अब यहां पर कुछ मुस्लिम लीडर्स की नींद खुलती है। उन्हें यह रियलाइज होता है कि मुसलमानों को अपने एजुकेशन सिस्टम को वापस से खड़ा करना होगा। उन्हें इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करनी होगी ताकि वो भी बाकी कम्युनिटीज के बराबर में पहुंच सके। और उनका यह जुनून एक मिशन में बदल जाता है ताकि वापस से मुसलमानों को नेशनल प्राइड दिलाया जा सके। और इसके लिए कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म किए गए। नंबर 1, जैसा कि पहले आपको बताया कि मुसलमानों में यह डर था कि अंग्रेज इंग्लिश के जरिए उनके रिलीजियस फेथ को नुकसान पहुंचाएंगे। इसे देखते हुए 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानौतवी ने दारुल उलूम देवबंद एस्टेब्लिश किया, जो कि सहारनपुर में बनाया जाता है, जिसका मेन मोटिव इस्लामिक एजुकेशन होता है। नंबर 2, जैसा कि मुस्लिम लीडर्स का मानना था कि अगर वापस से मुसलमानों को नेशनल प्राइड चाहिए तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी हासिल करनी होगी। और इसे ही फुलफिल करने के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीडर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया और 24 जून 1875 को सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल स्कूल AMO इस्टेब्लिश किया, जो कि बाद में मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर 1920 में उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बना दिया गया। नंबर 3, नदवतुल उलेमा लखनऊ की शक्ल में सामने आया है। 1895 मुबारकपुर आजमगढ़ में एक और मदरसा एस्टेब्लिश किया गया जिसे नाम दिया गया मिसबाहुल उलूम। कई सालों की स्ट्रगल के बाद हाफिज अब्दुल अजीज नाम के एक इंसान, जिन्हें लोग हाफिज मिल्लत के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी जिसे नाम मिला अल जामियतुल अशरफिया। इसे अरबिक यूनिवर्सिटी और मुबारकपुर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुस्लिम एजुकेशन को नेशनल आउटलुक देने के इरादे से 29 अक्टूबर 1920 को फ्रीडम फाइटर मौलाना मोहम्मद हसन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को इस्टेब्लिश किया। अब एक फैक्ट शायद आप लोग ना जानते हो, क्योंकि आज अगर आपसे पूछा जाए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहां है तो आप तुरंत बता दोगे न्यू दिल्ली, ओखला में। लेकिन हमेशा से जामिया ओखला में नहीं थी। साल 1920 में जब इसे स्टैब्लिश किया गया तो इसका लोकेशन था अलीगढ़ और 1935 में जामिया को अलीगढ़ से ओखला शिफ्ट किया गया है। टॉपिक पर वापस आते हैं। आजादी से पहले ये वो काम हुए थे जिससे मुस्लिम एजुकेशन को एक पाथ मिला था। उनके पास ऑप्शन थे कि वो कैसी एजुकेशन चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि इंडिया में जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से अभी भी उनके पास स्कूल या कॉलेज नहीं थे। AMU बनी, जामिया मुसलमानों के लिए एक दरवाजा बनकर खुला, लेकिन अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के पास इनफ एजुकेशनल रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे। मुसलमानों की लिटरेसी रेट के इतने खराब होने का ये एक बड़ा रीजन होता है। अब आता है 1947, भारत आजाद होता है। साथ ही साथ भारत के दो टुकड़े भी होते हैं जिसमें एक अलग देश पाकिस्तान बनता है। मुसलमान बड़ी तादाद में पाकिस्तान चले जाते हैं। हालांकि एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया को ही अपना देश, अपने बाप दादाओं की जमीन मानती है। लेकिन इस पार्टीशन की वजह से मुस्लिम एजुकेशन को बड़ा झटका लगता है। मुस्लिम के नेशनल प्राइड को लेकर जिस मिशन की शुरुआत हुई थी वो थम जाता है। आज की बात करें तो पूरे इंडिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल और कॉलेज भरे पड़े हैं। उनका अपना एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है। आज भी नए नए स्कूल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी के केस में ऐसा नहीं है। मुसलमानों के पास अपना कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अपने कोई बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं है, कुछ को छोड़कर। और यही वजह है कि धीरे धीरे हालात यहां तक पहुंच गए कि 1990 के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रहने वाले टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में सिर्फ
2.3% मेन और 0.8% वुमेन ग्रेजुएट थे। आजादी के बाद से तो वैसे कई सर्वे रिपोर्ट आई, लेकिन साल 2001 में पहली बार जब रिलीजियस बेस्ड डेटा रिलीज किया गया तो पता चला मुसलमानों की एजुकेशनल कंडीशन बहुत खराब है। और यही वो साल भी होता है जब मुस्लिम एजुकेशन सुर्खियों में आती है। रिसर्चर कमेटी रिपोर्ट, कुंडू कमेटी रिपोर्ट सब बताती है कि इंडिया में मुसलमानों का लिटरेसी रेट SC ST से भी कम है। मुसलमान पढ़ते नहीं, उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। दूसरी वजह, मुसलमान फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं। भारत की मुस्लिम कम्युनिटी बुरी तरह गरीबी के दलदल में फंसी हुई है। देश का हर तीसरा मुसलमान गरीब है। इंडियन मुस्लिम का जो पॉवर्टी रेट है वो है 31%, जबकि ऑल ओवर इंडिया का 26%, और यह आंकड़ा भी कोविड के पहले का है। ऐसे में इकोनॉमिकली कमजोर मुस्लिम कम्युनिटी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसके अलावा कई और रीजन है जो मुस्लिम को एजुकेशन से कहीं दूर ले जा रहे हैं। जैसे कभी मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब के नाम पर क्लास से बाहर कर दिया जाता है, तो कभी नमाज के नाम पर बवाल काटा जाता है। अब सवाल ये, आखिर मुसलमान वापस से एजुकेशन की तरफ कैसे आएंगे? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है, मुस्लिम कम्युनिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलकर काम करना होगा। मुस्लिम कम्युनिटी को वापस से उसे 1850 वाले नेशनल प्राइड मिशन को एक्टिवेट करना होगा। स्कूल कॉलेज खोलने पड़ेंगे, AMU जामिया जैसी और भी यूनिवर्सिटीज बनानी होगी। अब यहां पर सवाल आ सकता है कि अभी खुद ही मैंने बताया कि मुसलमानों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, तो वो स्कूल कहां से बनाएंगे? तो इसका जवाब है वली रहमानी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये एक स्कूल बन रहा है जिसे वली रहमानी नाम का एक लड़का बनवा रहा है। वली रहमानी उम्मीद एकेडमी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और स्कूल बनाने की सोचते हैं, लेकिन फिर वही पैसा कहां से आएगा? पहले तो वो खुद लोगों से मिलते हैं, स्कूल के नाम पर फंड लेना शुरू करते हैं, कुछ पैसे हो जाने के बाद काम शुरू करते हैं और फिर उसी बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर एक वीडियो रिलीज करते हैं और पूरे हिंदुस्तान की 200 मिलियन पॉपुलेशन में से सिर्फ 10 लाख लोगों से 100 रुपए डोनेट करने की रिक्वेस्ट करते हैं और अपना एक प्लान लोगों के सामने रखते हैं और देखते ही देखते पूरे इंडिया से तगड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इसी तरह बाकी एरियाज में भी सिर्फ 100 रुपए के डोनेशन से और भी स्कूल कॉलेज बनाए जा सकते हैं। बस करना यह होगा कि वली रहमानी की तरह कुछ लोगों को सामने आना होगा, एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ अपना प्लान लोगों के सामने रखना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी मुस्लिम एजुकेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे और ये इंश्योर करना होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के हर मेंबर तक बगैर किसी भेदभाव के क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप, मेंटोरशिप, स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाने होंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के बीच एंगेजमेंट बढ़ानी होगी। टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना होगा। और इन सब के लिए गवर्नमेंट और मुस्लिम लीडर्स दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा। और फिर ये उम्मीद करी जा सकती है कि आने वाले टाइम में मुस्लिम कम्युनिटी भी एजुकेशन सेक्टर में इंडिया की बाकी कम्युनिटी के बराबर आ सकती। जी वेलकम बैक। पूरी सारी वीडियो देखने के बाद आपको क्या बात समझ आई और आप क्या समझते हैं कि मुसलमान, इंडियन ख़ास तौर पे इंडिया के मुसलमान एजुकेशन में क्यों पीछे हैं? आपको क्या वजह समझ आई? आप क्या समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं अपनी राय भी आपको बता देता हूँ। तो मुझे जो सारा देखकर सुनकर जो समझ में आई वो चंद वही वजूहात हैं जो इन्होंने बताई कि एक तो मुसलमान फाइनेंशियली बहुत पीछे हैं इंडिया के मुसलमान, और हुकूमत भी उनका साथ देने वाली नहीं है, मुस्लिम हुकूमत नहीं है, और बहुत सारी जो हैं वो मुसलमानों को सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। और मेरे जहन में तो था, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये इतना नहीं सोचा था कि इंडियन मुसलमान जो हैं वो एजुकेशन के एतबार से इतना पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। बहरहाल, लेकिन एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं और यानी इस्लामी तालीमात के एतबार से मुसलमान यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो इल्म का एक गढ़ है। और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में इस्लामी तालीमात आज भी बहुत उरूज पर हैं। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि बाहर दूसरे ममालिक से लोग इंडिया और पाकिस्तान में आकर इल्म हासिल करते हैं। हम खुद जिस मदरसे में पढ़े वहाँ पर भी जो है वो गैर मुल्की
तलबा थे और रायबड़ी मरकज़ में भी बहुत सारे गैर मुल्की तलबा होते हैं, साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से, चाइना से और बाज़ अरब ममालिक से भी जो हैं वो यहाँ पर आए होते हैं। तो इस एतबार से भी मुसलमान बहरहाल इस्लामी तालीमात तो काफ़ी है, इस्लामी एजुकेशन। दूसरी जो दुनियावी तालीम है उसमें भी बहुत ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए और तरक्की करने के लिए। तो आप सब भी कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुसलमानों को हर मैदान में कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।